हजारों सालों से दलितों को दरकिनार किया गया है। उनको लिखने का अधिकार नहीं था, बोलने का अधिकार नहीं था, शिक्षा का अधिकार नहीं था। कुछ भी चाहिए तो हमें झगड़ना पड़ता है, उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है और उसके लिए कीमत चुकानी पड़ती है। जब हम कीमत चुकाएंगे तब हमें कुछ मिलता है। हम चाहते हैं कि हम सभी के साथ चलना चाहते हैं, मिलकर चलना चाहते हैं, मगर ये गंदी बस्ती से आते हैं। इनकी इनकी भाषा ठीक नहीं है, इनके कपड़े ठीक नहीं है, इनका खाना खाना ठीक नहीं है और इनकी भूमिका ठीक नहीं। इस प्रकार की आलोचना हमेशा हुई है। हमारी बस्तियां गांव के बाहर है, हम गांव के बाहर ही रहते हैं। हम गांव में कहाँ रहते हैं? हमारी बस्तियां अलग है, हमारी भाषा अलग है, हमारा अन्न अन्न अलग है, हमारे देवी देवताएं अलग है। हजारों सालों से हमने बोला ही नहीं है, हमने लिखा ही नहीं है, हमने आवाज उठा ही नहीं है। फिर क्यों दरारें हमारे और आपके बीच में थी? और आज हम लिख रहे हैं, बोल रहे हैं और दरारें पैदा होती है। हमारे न लिखने से, न बोलने से दरारें पैदा नहीं होती है, तो हजारों सालों से दरारें क्यों हैं? आत्मसम्मान हमें मिलना चाहिए, हमारा अपमान नहीं होना चाहिए, हमारा शोषण नहीं होना चाहिए। हमें दुयम दर्जे का नहीं मानना चाहिए, हमें बराबरी का मानना चाहिए। जय भीम, जय जोहार। मीना कोटवाल के साथ अभी आप देख रहे हैं द मूक नायक। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले जी, जिन्हें केकी बिरला फाउंडेशन की तरफ से सरस्वती सम्मान 2020 से नवाजा गया है। ये सम्मान देश के सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक सम्मान में से एक है। 1991 से ये सम्मान हर साल साहित्य से जुड़े भारतीयों को दिया जाता है। पहला सम्मान हरिवंश राय बच्चन जी को दिया गया था। इस साल दलित साहित्य से जुड़े डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले जी को उनकी किताब सनातन के लिए यह सम्मान दिया गया है, जिसमें भीमा कोरेगांव का इतिहास बताया गया है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका द मूक नायक पर। मैं आपका आभारी हूँ। आपके जरिए मैं मेरे पाठकों को बात करूंगा और मेरे साथियों के साथ भी मैं संवाद करूंगा। आप मुझे वक्त दिया, अपॉर्चुनिटी दिया, इसलिए मैं आपका आभारी हूँ। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपको इतना बड़ा सम्मान जो दिया गया है, सरस्वती सम्मान, उसके लिए बहुत बहुत बधाई सर आपको। मैं आपका आभारी हूँ। जी शुक्रिया। सर कैसा लग रहा है आपको ये सम्मान हासिल कर? मुझे सरप्राइज लग रहा है कि हम कभी भी सम्मान के लिए अवार्ड के लिए लिखते नहीं। हम आंदोलन के लिए लिखते हैं, समाज परिवर्तन के लिए लिखते हैं। कभी हमें कुछ पुरस्कार मिले, हमारा सम्मान हो, इस भूमिका से हमने कभी लिखा नहीं है। हमारे शब्द ये मनोरंजन के साधन नहीं है, ये समाज बदलाव के साधन है। हमारे शब्द शस्त्र है, शस्त्र के जैसे हम हमारे शब्दों को हम इस्तेमाल करते हैं। जब ये सम्मान मिला तब मुझे अच्छा लगा कि हम पिछले 4 दशकों से लिख रहे हैं। 40-50 साल हमारे सब दलित लेखक लिख रहे हैं, हर भाषा में लिख रहे हैं। मराठी में, केरला में, तेलुगु में, तमिल में, सब भाषाओं में, हिंदी में लिख रहे हैं, गुजराती में लिख रहे हैं, कन्नड़ा में लिख रहे हैं। दलित लेखकों को ऐसा राष्ट्रीय स्तर का सम्मान आज तक मिला नहीं है। हाँ, दलित लेखकों की आलोचना ही हुई। आप क्या लिखते हैं, आपका लेखन में दम नहीं है, आप गाली गलौज करते हैं, आक्रोश करते हैं, इसमें कुछ कला मूल्य नहीं है, आप प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, इसमें तटस्थता नहीं है। लिखने के लिए जो तपस्या चाहिए, जो लेखक न्यूट्रल चाहिए, वो चीजें आप में नहीं है। आपका साहित्य नहीं है, एक गंदगी है। आप इस गंदगी को मत लिखिए, हमारे मेन स्ट्रीम में मत लाइए। इस प्रकार से हमारी प्रताड़ना हुई, आलोचना हुई, हमें मान्यता आज तक नहीं दी गई। फिर भी हम अपने बलबूते पर लिखते रहे। हमारी किताबें छपती रही और हमें एक रिकॉग्निशन मिला। दलित लिटरेचर को हर भाषा में, भारत की हर प्रादेशिक भाषा में दलित लिटरेचर उभर कर आया, उसको मान्यता मिला और राष्ट्रीय स्तर पर भी दलित साहित्य की चर्चा होने लगी और भारत के बाहर भी दलित साहित्य की चर्चा होने लगी।
दलित साहित्य की चर्चा भरपूर हुई, उस पर सेमिनार हुए, इस पर अनुसंधान हुआ, ये साहित्य सिलेबसों में, स्कूल और कॉलेज के सिलेबसों में भी लग गया, मगर इस साहित्य को जो एकेडमिक रिकॉग्निशन चाहिए वो आज तक नहीं मिला था, और बड़े सम्मान इस साहित्य को नहीं मिले थे, और हमारी इच्छा भी नहीं थी। मगर हम कभी कभी बोलते थे, अरे ये बड़े बड़े पुरस्कार जैसे सरस्वती सम्मान हो, ज्ञानपीठ हो, पद्म पुरस्कार हो, ये हमें नहीं मिलते हैं, हाँ, ये हमें नहीं देते हैं, इनके मंच पर हमें नहीं बुलाते हैं। इस प्रकार की एक हम तकरार करते थे, हमारे कंप्लेंट थी। मगर इस सम्मान से ये सभी दलितों को, केवल मुझे ही नहीं है, केवल एक व्यक्ति नहीं हूँ, केवल एक शख्स नहीं हूँ, मैं एक आंदोलन का हिस्सा हूँ। मैं मेरे एक दलित आदिवासी शोषित समाज का एक प्रतिनिधित्व करता हूँ। केवल शरण कुमार लिम्बाले एक व्यक्ति नहीं है, पूरे मुझसे सरस्वती सम्मान मिलने के कारण पूरे दलित लेखकों को, पूरे दलित समाज को आनंद हुआ है, और भारत के हर कोने से मुझे फोन आ रहे हैं। मुझे यदि खाना खाना है, यदि सोना है, तो मुझे स्विच ऑफ करके करना पड़ता है, ना तो हर बार मुझे फोन आते हैं और आनंद व्यक्त करते हैं कि चलो हमारी जो कलाकृति थी, आपकी कलाकृति से हमारे दलित साहित्य का सम्मान हुआ है, स्वीकृति मिली है। आज तक हमारे कलाकृति को नकारा गया, उसको स्पेस नहीं दिया गया। आज सरस्वती सम्मान मिलने के कारण सभी को, मुझे भी आनंद हुआ है और मेरे समाज को, मेरे आंदोलन को आनंद हुआ है। जब के बिरला फाउंडेशन से मुझे अभिनंदन का फोन आया, खुशी की खबर देने की बात उन्होंने की, तब मैंने कहा कि हमें दलित साहित्य लिटरेचर को पुरस्कार मिला है, ये बहुत अच्छी बात हुई है। बाबा साहब अम्बेडकर का जो विचार है उसको फैलाने में, उसकी चर्चा करने में हमें आसानी होगी। इस प्रकार की मैंने बात की। तब बिरला फाउंडेशन के डायरेक्टर ऋतुपर्ण जी ने कहा, लिम्बाले जी, आपकी जाति क्या है हमने देखा नहीं, आप किस विचार के हैं हमने देखा नहीं है, आप एक हिंदुस्तान के महान लेखक है, एक महान लेखक के श्रेष्ठ कलाकृति को ये अवार्ड हमने दिया है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि दलित लेखक को भी महान लेखक माना जा रहा है और दलित कलाकृति को भी एक श्रेष्ठ कलाकृति माना जा रहा है। आज तक जीवन मूल्यों की जो कलाकृतियां थी दलित लेखकों के द्वारा लिखी गई हुई, आदिवासी लेखकों के द्वारा लिखी गई हुई, उनको इतनी आसानी से स्वीकृति नहीं मिलती थी। अच्छा हुआ मेरे किताब में वो कला मूल्य होंगे और उसकी स्वीकृति मिली, सम्मान मिला। मुझे लगता है कि आने वाले काल में हमारे आदिवासी दलित लेखक इस प्रकार की कलाकृति निर्माण करें, अच्छी कलाकृति निर्माण करें। उनके लिए ये अच्छा प्रसंग, अच्छी घटना है। सर, आपकी ही बातचीत से कुछ सवाल निकले हैं, मैं वो पूछना चाहूंगी। जैसे आपने कहा कि जब एक दलित लिखता है तो उसने बहुत सारे ऐसे अपने एक्सपीरियंस होते हैं जिसको उसने झेला होता है, और जब वो उसको लिखता है, वो सामने लाता है, तो कई लोग आरोप लगाते हैं कि आप अपने लेखन में या आप अपनी बातचीत में उस जातिवाद को फैला रहे हैं, उसको खत्म नहीं करना चाह रहे हैं। तो सर, ये समाज है उसको एक्सेप्ट ही नहीं करता कि इस समाज में एक वर्ग के साथ कैसा कुछ होता है, और उसको वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं। तो सर, क्या एक दलित को दरकिनार किया जाता है? आप एक लेखक हैं, आप एक साहित्य को लिखते हैं, आप इतना लिखते, बोलते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन क्या सर इस चीज को दरकिनार किया जाता है समाज में? हजारों सालों से दलितों को दरकिनार किया गया है। उनको लिखने का अधिकार नहीं था, बोलने का अधिकार नहीं था, शिक्षा का अधिकार नहीं था। आजादी के बाद हमें लिखने का अधिकार मिला, शिक्षा का अधिकार मिला। 50-60 साल में हमने इतनी क्रांति की, इतना हमें प्रूव किया कि हम लिख सकते हैं, और वो भी श्रेष्ठ तरह का लेखन कर सकते हैं। दलित साहित्य लेखकों को आज तक दरकिनार किया गया है, और दलित समाज को तो हजारों सालों से दरकिनार किया गया है। हम चाहते हैं कि हम सभी के साथ चलना चाहते हैं,
मिलकर चलना चाहते हैं, मगर ये गंदी बस्ती से आते हैं, इनकी इनकी भाषा ठीक नहीं है, इनके कपड़े ठीक नहीं है, इनका खाना खाना ठीक नहीं है, और इनकी भूमिका ठीक नहीं। इस प्रकार की आलोचना हमेशा हुई है। इसके प्रमाण यह है कि हमारी बस्तियां गांव के बाहर है, हम गांव के बाहर ही रहते हैं, हम गांव में कहाँ रहते हैं। हमारी बस्तियां अलग है, हमारी भाषा अलग है, हमारा अन्न अन्न अलग है, हमारे देवी देवताएं अलग है, और हमारे नाम भी अलग है, हम हमारी पीड़ा भी अलग है। इतनी अलग अलग, इतने दलित मनुष्य को इतने अलग तरह से रखा गया है, दरकिनार किया गया है आपकी भाषा में, आपके शब्दों में। और इस दरकिनार को मिटाने के लिए हम लिख रहे हैं। तब तब मेन स्ट्रीम की बात आती है कि इसमें टेंशन पैदा होगी, दरारें पैदा होगी। अरे हजारों सालों से हमने बोला ही नहीं है, हमने लिखा ही नहीं है, हमने आवाज उठा ही नहीं है, फिर क्यों दरारें हमारे और आपके बीच में थी? और आज हम लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, और दरारें पैदा होती है। हमारे न लिखने से, न बोलने से दरारें पैदा नहीं होती है, तो हजारों सालों से दरारें क्यों हैं? और आज हम हक और अधिकार की बात कर रहे हैं, और आप बोलते हैं कि दरारें पैदा होगी, अनबन पैदा होगी। अरे होने दो ना, आज दरारें पैदा होने दो, अनबन पैदा होने दो। उससे भी मानव अधिकार श्रेष्ठ है, उससे भी न्याय, समता, स्वतंत्रता, बंधुता श्रेष्ठ है। हजारों सालों से ये अधिकार एक वर्ग के हाथ में थे, एक वर्ग ही इसका एंजॉय, हक और अधिकारों का एंजॉय कर रहा था, और हमें हजारों सालों से हक का अधिकार नहीं थे। अभी हम हक का और अधिकार की जब भाषा करते हैं, तब आप बोलते हैं कि समाज में दरारें पैदा होगी। हमें दरारें की चिंता नहीं है, हमें हक और अधिकार चाहिए। सियासत में हमें बराबर का हक चाहिए। इस प्रकार की हमारी भूमिका है। सर, आपके लिए ये सम्मान कितना जरूरी था? और एक दलित होने के नाते, क्योंकि दलितों को हमेशा इग्नोर किया जाता है, तो सर एक दलित होने के नाते आपको ये सम्मान मिला, या मतलब आपके साहित्य के लिए सम्मान मिला, तो दलित के लिए कितना जरूरी हो जाता है इस तरह के सम्मान पाना, या उनको तो हमेशा इग्नोर किया ही जाता है, जैसे आप अपनी बातों में भी कह रहे हैं। तो सर ये जो आपकी किताब पर आपको ये अवार्ड मिला है या सम्मान मिला है, तो सर क्या वजह रही इस सनातन किताब को इसमें इस सम्मान को मिला, और कितना जरूरी है सर एक दलित को इस तरह का सम्मान मिलना? एक दलित को सम्मान मिलना ये आवश्यक है। हमारी लड़ाई तो आत्मसम्मान के लिए है, केवल सम्मान के लिए नहीं, आत्मसम्मान के लिए है। हमारा आत्मसम्मान हमें मिलना चाहिए, हमारा अपमान नहीं होना चाहिए, हमारा शोषण नहीं होना चाहिए, हमें द्वितीय दर्जे का नहीं मानना चाहिए, हमें बराबरी का मानना चाहिए। इस प्रकार की बात हम रख रहे हैं। ये सरस्वती सम्मान के संदर्भ में मुझे बात करनी है कि हर लेखक को एक उसकी कलाकृति की चर्चा होनी चाहिए, उसकी बहस होनी चाहिए, उसको रिकॉग्निशन मिलना चाहिए। ये हर लेखक, केवल दलित ही नहीं, हर लेखक को ऐसा लगता है कि हमें सम्मान मिलना चाहिए। और दलित लेखक तो सम्मान के लिए नहीं लिखता है। फिर इस सम्मान का महत्व दलित लेखक के लिए क्या है, ऐसा सवाल निर्माण होता है कि इस सम्मान का महत्व यह है कि सम्मान मिलने के कारण दलित समाज में मैं 2 दिन से महसूस कर रहा हूं कि इतने फोन आ रहे हैं, ये सभी के मन में आनंद हुआ है, सभी के मन में उत्साह निर्माण हुआ है कि हमारी व्यथा वेदना, हमारा जो साहित्य है उसको एक बड़ा सम्मान मिल गया है। आज तक दलित साहित्य को इस प्रकार का सम्मान नहीं मिला था, आज दलित साहित्य को सम्मान मिला है, और दलित साहित्य एक राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिष्ठा स्थापित कर रहा है। इस प्रकार की भावना हर लोगों ने मुझे व्यक्त की है। दूसरी बात यह है कि सम्मान के कारण चर्चाएं होती है। अभी मुझे सरस्वती सम्मान मिला, तब 2 दिन से मेरी इतनी इंटरव्यू चल रहे हैं, इतने न्यूज आ रहे हैं, लोग मिलने आ रहे हैं, और सब पूछ रहे हैं क्या है ये किताब। 3 साल भीमा कोरेगांव को 2018 में 200 वर्ष हो गए। 2018 में एक किताब प्रकाशित हुई,
आज जी। 3 साल के बाद ये अवार्ड मिला। ये 3 साल इस किताब की चर्चा हो नहीं रही थी। ये किताब प्रकाशित हुआ है ये भी लोगों को मालूम नहीं था। एकेडमिक वर्ल्ड में इसकी चर्चा थी, मगर आज लोगों में हलचल निर्माण हो गई है। अरे सनातन ये किताब को अवार्ड मिला है, ये पढ़ना चाहिए। ये सनातन क्या किताब है, इसको अवार्ड क्यों मिल गया है, इस प्रकार की जागृति निर्माण हो गई है। मेरे पब्लिशर का फोन आ गया है कि मेरे पब्लिशर ने बोला कि दुकान के सामने कतार लगी है किताब लेने के लिए। हाँ, लोगों में इस किताब के लिए रुचि निर्माण होती है, इस किताब में क्या लिखा है जानने की रुचि निर्माण होती है। और ये दलित लेखक की कलाकृतियां, इसलिए दलित और सवर्ण समाज में भी इस विषय में एक जागृति निर्माण होती है। अरे इसको पढ़ना चाहिए, इस क्या लिखा है देखना चाहिए, और इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए। और प्रेस वालों में भी विभिन्न प्रकार के चैनलों ने भी इस किताब को यदि सम्मान मिला है तो इसको उठाना चाहिए और इसकी चर्चा करनी चाहिए। जब सम्मान मिलता है तब लेखक बड़ा होता है, लेखक बड़ा ही होता है, मगर लोगों तक पहुंचता है, उसकी किताब की चर्चा होता है। इसलिए सम्मान जरूरी है। लेखक के जीवन में सम्मान का महत्व होता है। यदि सम्मान नहीं मिलता, रिकॉग्निशन नहीं मिलता, तो लेखक फ्रस्ट्रेट होता है। अरे मैं इतना काम किया, इतना लिखा है, कुछ सम्मान नहीं मिलता, समाज में कुछ हलचल नहीं निर्माण होती, समाज लोग नहीं पूछते। इस प्रकार से उसमें उसके मन में फ्रस्ट्रेशन आ सकता है और कलावंत लेखक अकेले होने की एक संभावना ज्यादा होती है। लेखक हमेशा लोगों में रहने के लिए, चर्चा में रहने के लिए, उसने जो लिखा है उस पर बहस होने के लिए सम्मान होना और उसके साहित्य की चर्चा होना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि सरस्वती सम्मान से सनातन की चर्चा शुरू हुई है। सर, मैं जानना चाहूंगी आखिर इस किताब में ऐसा क्या है, जबकि आप लगभग 40 किताबें लिख चुके हैं, तो सनातन किताब में ऐसा क्या है जो हमारे दर्शकों को जानना चाहिए, जो इसके पाठक हैं उनको जानना चाहिए, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो इसको पढ़ें? हाँ ठीक है। मैं स्कूल से लेकर उच्च शिक्षा तक इतिहास पढ़ा हूँ। इतिहास मेरा इंटरेस्ट, इतिहास में मेरी बहुत रुचि थी। मैं देखा इतिहास में क्या है। इतिहास में है तो राजे रजवाड़े है, उनकी लड़ाई है, तोप है, बंदूक है, तलवार है, घोड़े है, युद्ध होता है, हार जाते हैं, जीत जाते हैं, जनान खाने हैं। ये क्या इतिहास है? क्या एक दूसरे को मारना, लूटना, तोड़ना, ये इतिहास हमारा। बाद में महात्मा गांधी कहते हैं स्वातंत्र का आंदोलन शुरू था, उसका इतिहास है कि कैसा इस अंग्रेजों को हमने भगाया। इसमें भगत सिंह जी का, राजगुरु जी का ये बहुत अहम रोल है। इन्होंने कुर्बानी दी और गांधी जी के नेतृत्व में हजारों लोगों ने आंदोलन में ब्रिटिशों के खिलाफ जंग छेड़ी। ये सब मैंने देखा, मगर यहाँ दलित और आदिवासी का चित्रण कहीं भी नहीं दिखता। हम मंगल पांडे जी की जय हो करते हैं, हम झांसी की रानी की जय हो करते हैं और उन्हें हम प्रेजेंट करते हैं कि ये बहुत वीर पुरुष थे वीर पुरुष। उनके बारे में मेरे मन में बहुत आदर है। मगर मंगल पांडे जी के साथ एक मातादीन बग्गी भी था। मंगल पांडे ब्राह्मण थे, उनको जो ये बंदूक थी, उनके बंदूक को जो कारतूस थी, उसको गाय की चर्बी और सुअर की चर्बी लगाई गई थी। ये एक ब्राह्मण को कैसा मालूम हो सकता है? नहीं मालूम था। ये मातादीन भंगी ने कहा, अरे ये कारतूसों को चर्बी लगाई गई है और गाय की और सुअर की है। तब मंगल पांडे चिढ़ गया, हे कैसा क्या, ऐसा कैसा क्या, हमारा धर्म संकट में आ गया है। तो ब्रिटिशों ने मंगल पांडे को फांसी दी, हाँ शिक्षा दी। उसी के साथ साथ भी मातादीन को भी फांसी दी, उनकी भी हत्या की। मंगल पांडे का जितना बड़ा रोल है, ये छोटा रोल होगा मातादीन भंगी का, मगर उसका भी कंट्रीब्यूशन है। 1857 का जो रिवोल्ट हो गया, फर्स्ट इंडिपेंडेंस वार है, उसमें मातादीन भंगी का कंट्रीब्यूशन हम कैसे कर सकते हैं? दूसरी बात है झांसी की रानी की जो बात है, वहाँ झिलकारी बाई ने झांसी की रानी के रूप में संघर्ष किया है। उनको नकारा गया, उनको कभी, आज तक मुझे झिलकारी बाई का नाम ही मालूम नहीं था। क्या आदिवासी और दलितों में भी वीर पुरुष थे और उन्होंने भी बहुत बड़ा संघर्ष किया है। उन्होंने जीने के लिए संघर्ष किया है, सर्वाइव होने के लिए संघर्ष किया है। उनका संघर्ष
अपने समाज के साथ था, यहाँ की जो व्यवस्था है उसके साथ था, और दुश्मनों के, ब्रिटिशों के खिलाफ भी था। केवल ब्रिटिशों के खिलाफ लड़ाई नहीं थी, वो सब लेवल पर लड़ रहे थे। इस संघर्ष को अनदेखा किया गया, और मुझे लगा कि आदिवासी और दलितों ने जो संघर्ष किया है, उस संघर्ष पर कुछ लिखना चाहिए। ये इस इच्छा से मैं सनातन ये उपन्यास लिखा है। इस उपन्यास में दलित और आदिवासियों ने जो संघर्ष किया है, उस संघर्ष की एक कहानी है। दलित और आदिवासियों के संघर्ष का इतिहास की ये रचना है, और दलित और आदिवासियों को नया नायक देना। हम भी शूर थे, हमारे नायक शूर थे। हम कोई लाचार दलित ऐसे नहीं थे। हमारे में भी लड़ने की लड़ सकते हैं, आत्मसम्मान के लिए लड़ सकते हैं, गुलामी के विरुद्ध में लड़ सकते हैं। इस भावना को प्रेरित करने के लिए दलित और आदिवासी समाज को एक भव्य सपना देने के लिए इस कादम्बरी को लिखा गया है। सर, अभी आपकी बातचीत से जो पता चला, आपने एक बार बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि जब के बिरला फाउंडेशन से फोन आया था तो उन्होंने कहा था कि हमने आपकी जाति नहीं देखी, हमने ये नहीं देखा कि आप कौन से जाति से हैं, हमने देखा कि आपने क्या लिखा है और जो पूरे देश को पढ़ना चाहिए, दुनिया को पढ़ना चाहिए। तो सर, क्या ये सरस्वती सम्मान इससे पहले किसी दलित को मिला है? सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि जो मैंने वो लिस्ट देखी उसमें मुझे कई लोगों के नाम पता नहीं चले। इसमें बहुत बड़े बड़े लोगों को मिला है, हरिवंश राय बच्चन को मिला है, रमाकांत नाथ को मिला है, विजय तेंदुलकर को मिला है, हरभजन सिंह को मिला है, तो काफी बड़े बड़े लोगों को मिला है। लेकिन मुझे इस लिस्ट में मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि कई बार सरनेम से पता नहीं चलता है। तो सर, क्या आपसे पहले किसी और दलित को भी मिला है ये सम्मान? ये सम्मान पाने वाला पहला दलित लेखक शरण कुमार लिम्बाले है। इसके पहले किसी भी दलित लेखक को राष्ट्रीय स्तर का सम्मान नहीं मिला। सरस्वती सम्मान नहीं मिला, ज्ञानपीठ भी जो सम्मान है वो भी नहीं मिला। जो पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण अवार्ड होते हैं वो भी दलितों को नहीं मिलते। केवल पद्मश्री एक दो तीन पुरस्कार मिलते हैं। आज तक पद्म विभूषण नहीं मिला, पद्म भूषण नहीं मिला। भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर को मिला है। बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न मिलने के लिए हमें मांग करनी पड़ी, आंदोलन करना पड़ा, तब हमें मिला। सचिन तेंदुलकर को थर्ड दिशी भारत रत्न मिलता है और उसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी किया जाता है। पार्लियामेंट हॉल में बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा यानी फोटो लगाने के लिए हम कितने सालों से मांग कर रहे थे, नहीं लगाई जाती थी। सालों से हम मांग करने लगे, झगड़ने लगे, निवेदन देने लगे, तब बहुत साल के बाद पार्लियामेंट हॉल में बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो लग गई। बहुत साल हमें झगड़ने के बाद बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न मिला। मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि महाराष्ट्र में मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी है। इस यूनिवर्सिटी का नामांतरण हो, उस यूनिवर्सिटी का बाबा साहब अम्बेडकर का नाम देना चाहिए। इसको लेकर हम 15 साल आंदोलन किया है। हमारे समाज ने इसकी बहुत बड़ी कीमत झेली है। कितनों पर बलात्कार हुए, कितनों की आगे चली गई, कितनों के घर जलाए गए, कितने के जान गई। 15 साल तक केवल एक यूनिवर्सिटी को नाम बाबा साहब अम्बेडकर के देने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ता है। हमें मांगने के सिवा, झगड़ने के सिवा सादी बात नहीं मिलती है। कुछ भी चाहिए तो हमें झगड़ना पड़ता है, उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है और उसके लिए कीमत चुकानी पड़ती है। जब हम कीमत चुकाएंगे तब हमें कुछ मिलता है। और ये सरस्वती सम्मान आज मुझे मिला, इसके लिए मैं 40 साल से लिख रहा हूँ। और केवल मैं लिखने से ये मुझे अवार्ड नहीं मिला। यहाँ हजारों दलित लेखकों ने लिखा है, सामाजिक न्याय की भाषा उन्होंने बोली है, जीवनवादी मूल्यों का उन्होंने प्रसार किया है, और इसके कारण ये अवार्ड मिला, ऐसा मुझे लगता है। मगर अब के बिरला फाउंडेशन ने अपने संविधान कॉन्स्टिट्यूशन में जो 22 लैंग्वेजेस है
उस लैंग्वेज में 10 साल में जो किताबें प्रकाशित होती है वो सब किताबें वो इकट्ठा करते हैं, उसके प्रपोजल्स आते हैं, उसकी कुछ 65 लोगों की कमेटियां होती है, वो 3-4 लेयर से उस पर काम होता है और उसका अवार्ड देता है। हो सकता है कि दलित भी इस प्रकार का अच्छा लेखन कर सकता है। मैं तो बोलता हूं कि यहाँ की हर सुंदर चीज दलित ने निर्माण किया है। अजंता वेरूळ किसने निर्माण किया है? ये दलितों ने निर्माण किया है। ताजमहल किसने निर्माण किया है? ये दलितों ने निर्माण किया है। कि हम काम करने के बजाय कौन सी भी सुंदर वस्तु निर्माण नहीं होती है। आपका घर भी साफ करने का काम हम करते हैं, आपका जीवन भी साफ करने का काम हम करते हैं। महात्मा गांधी जी बोलते थे कि इस देश के चेहरे पर जाति के घिनौने चट्टे पड़े हैं, जिन्होंने काले धब्बे इस देश के चेहरे पर है, वो हटाना चाहिए। दलित लेखक इस देश के, इस राष्ट्र के चेहरे पर जो काले जाति के धब्बे है वो हटाना चाहता है। इसका अर्थ क्या होता है? दलित लेखक केवल दलित के लिए लिख रहा है, दलित लेखक केवल आपके जाति के हित की बात कर रहा है, ऐसा नहीं है। हम भारत देश का, हमारे राष्ट्र का चेहरा सुंदर देखना चाहते हैं। हम भारत को सुंदर बनाना चाहते हैं। एक सुंदर समाज, जो समता अधिष्ठित समाज है, उसका निर्माण हम करना चाहते हैं। समता पर आधारित, न्याय पर आधारित, बंधुता पर आधारित, स्वतंत्र पर आधारित हम समाज निर्माण करना चाहते हैं। मनुष्य को केंद्र में रखकर हम सोचते हैं ईश्वर हमारा केंद्र नहीं, ईश्वर को हम ठुकराते हैं, मनुष्य को हम स्वीकारते हैं। समाज, मनुष्य, समाज और राष्ट्र सुंदर हो, इस ध्येय से, इस हेतु से हम लिख रहे हैं। और हमारा लिखना केवल दलितों के लिए नहीं है, और दलितों के लिए दलित लिखता है इसलिए उसको दलित का स्टैंप लगाते हो, ये गलत है। हम हमारे राष्ट्र को सुंदर बनाना चाहते हैं और मनुष्य को महान बनाना चाहते हैं। हमें दरकिनार मत करो, हमें इस राष्ट्र निर्माता के रूप में हमें देखो। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत लाइनें सर आपने कही है, बहुत खूबसूरत बात की है कि हम ही इस देश का निर्माण कर रहे हैं, हम ही इस देश की गंदगी हटा रहे हैं, फिर भी हमें जो है इग्नोर किया जाता है, दरकिनार किया जाता है। कई बार मेरिट के बेस पर सर ये कहा जाता है कि हमारे अंदर मेरिट नहीं है, जबकि वही मेहनत हम कर रहे हैं, उतनी ही लगन से हम पढ़ रहे हैं, और क्या कहते हैं सर, हमारे पास भी कई सारी डिग्री होने के बावजूद भी हमें दरकिनार कर दिया जाता है। और बाबा साहिब तो हमारे सामने जीता जागता उदाहरण है इसका, कि उनके पास इतनी डिग्रियां होने के बाद भी कई सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े, क्योंकि सिर्फ उनकी जाति जो थी, जाति से उनको जज किया जाता था। मुझे एक बात यहाँ जोड़ना चाहता हूँ। इस देश में अंग्रेज नहीं आते तो हमें स्पेस ही नहीं मिलती। बाबा साहब अम्बेडकर को इस व्यवस्था ने संस्कृत पढ़ने नहीं दिया। बाबा साहब अम्बेडकर ने संस्कृत के बजाय फारसी भाषा पढ़ी। इस देश में अंग्रेज आए नहीं होते तो बाबा साहब निर्माण नहीं होते, महात्मा फुले निर्माण नहीं होते, और आज देश जिस आधुनिक रूप में निर्माण हुआ है वो नहीं होता। आजादी के पहले हमारा हिंदुस्तान राष्ट्र कहाँ था? आजादी के पहले नहीं था। आजादी के बाद, संविधान के निर्माण के बाद ये राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हमारे संविधान में लिखा गया है कि एक राष्ट्र कैसा निर्माण हो, राष्ट्र का स्वरूप कैसा हो, वो उस राष्ट्र की निर्माण की प्रोसेस चली है, और उस प्रोसेस में हम हकदार बन रहे हैं और हम योगदान दे रहे हैं। यह संविधान के अनुरूप हमें इस देश को बनाना है और समाज को बनाना है। बिल्कुल सर, यहाँ एक सवाल आपसे जानना चाहूंगी कि सर, क्या भीमा कोरेगांव से बाबा साहिब का भी कोई संबंध रहा है? हाँ, भीमा कोरेगांव पर बाबा साहब अम्बेडकर गए थे। उन्होंने भीमा कोरेगांव में जाकर उस स्तंभ यानी स्तूप का उन्होंने दर्शन किया था। भीमा कोरेगांव क्या है? कि भीमा कोरेगांव एक देहात है जहाँ अंग्रेज और यहाँ के पेशवा, जो ब्राह्मण राज था, पेशवा राज था, उनकी दोनों की लड़ाई हो गई भीमा कोरेगांव में। 500 महार सैनिक थे जो दलित थे। 500 सैनिकों ने 10,000 ऊंचे जाति के सैनिकों के साथ युद्ध किया और उनका पराभव किया।
और हम्म। जो सैनिकों ने लड़ाई लड़ी और जो सैनिक मर गए वहां, उनका गौरव करने के लिए ब्रिटिशों ने, अंग्रेजों ने वहां एक स्तंभ, स्तूप खड़ा किया है। वो स्तूप बाबा साहब ने जाके देखा, वहां जाके देखा कि हमारे जाति के लोग, हमारे समाज के लोग, हमारे गांव के लोग शूर थे, वो लाचार नहीं थे। इसका दर्शन करना चाहिए और इससे प्रेरणा लेना चाहिए, क्योंकि हम भी शूर थे। ये देखो, इस व्यवस्था ने दलित के हाथ में झाड़ू दी, मगर अंग्रेजों ने दलित के हाथ का झाड़ू निकाला और उसके हाथ में बंदूक दी, और उस बंदूक का इस्तेमाल करके इस व्यवस्था का पराभव दलितों ने किया। दलितों को अपने पांव के पास रखा। यदि हमारे हाथ में शस्त्र दिए दिए होते या हमको ज्ञान का अधिकार दिया होता, तो ये राष्ट्र आज जिस रूप में है उससे बहुत ऊपर 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 उठता, एक महान राष्ट्र निर्माण होता। इस देश की आधी से ज्यादा आबादी आप गुलाम बना के रखे, आदिवासियों को गुलाम बनाया है, दलितों को गुलाम बनाया है, महिलाओं को गुलाम बनाया है, और महान राष्ट्र निर्माण कर रहे हो। इतनी बड़ी आबादी को गुलाम बनाकर, उनका शोषण कर कौन सा राष्ट्र महान बनता है? मुझे लगता है कि जो आम जनता है, सामान्य जनता है, उनको महान बनाना होगा, उनको समृद्ध और सुदृढ़ सशक्त बनाना होगा, तभी देश महान बनता है, तभी राष्ट्र महान बनता है। जिस राष्ट्र का सामान्य आदमी, आम आदमी आनंद निर्भय हो, वो ही राष्ट्र, वो ही जनतंत्र महान होता है। ऐसा मेरा सपना है, और दलित साहित्य उस दिशा में जनतंत्र को और राष्ट्र को निर्माण करने के लिए लिख रहा है और सोच रहा है। यही बाबा साहब अम्बेडकर की सोच है। जी सर, आपकी किताब में भीमा कोरेगांव के इतिहास का भी जिक्र है, तो सर हमारे युवा वर्ग को ऐसे कौन से जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो भीमा कोरेगांव के बारे में जानने चाहिए, सर वो मैं आपसे जानना चाहूंगी, ताकि जो हमारे दर्शक हैं वो देखें और उन्हें पता चले। सनातन जो उपन्यास है, मैंने वो जो महाराष्ट्र में महार जाति है उस पर लिखने का मेरा सपना था कि हम महारों पर एक उपन्यास लिखेंगे, और महार जाति ने यहाँ संघर्ष बहुत किया है। उस हेतु से मैंने उपन्यास लिखना शुरू कर दिया, और आगे आगे आदिवासी जुड़ गए। यही रामायण में जो शंभुक है, मुगल भारत में जो हमारे अमृतनाथ है, बहुत सारे लोग हैं, उनको इकट्ठा किया। ब्रिटिश काल में जो दलित और आदिवासी नायक है, उनको इकट्ठा करके ये उपन्यास लिखी गई है। ये उपन्यास दलितों का सामाजिक इतिहास का बयान करता है। ये उपन्यास दलितों का राजकीय इतिहास का बयान करता है। सामाजिक और राजकीय जीवन दलितों का कैसा है और उन्होंने क्या किया है, ये दिखाने का प्रयास इसमें किया है। मुस्लिम भारत में दलितों का बहुत बड़ा धर्मांतरण हो गया। ब्रिटिश भारत में दलितों ने बहुत बड़ा धर्मांतरण किया। मुस्लिम काल में दलित मुसलमान हो गए, ब्रिटिश काल में दलित क्रिश्चियन हो गए। फिर क्या हुआ कि हिंदू धर्म में हम थे, पांव के पास ही थे। मुस्लिम होने के बाद भी हमारी जाति नष्ट नहीं हुई, वहां भी हमें अछूत जैसा ही बर्ताव किया। क्रिश्चियन होने के बाद भी हमारी जाति नष्ट नहीं हुई, वहां भी हमें अछूत जैसा ही बर्ताव किया, क्योंकि केवल दलितों ने ही धर्मांतरण नहीं किया, यहाँ की उच्च जातियों ने भी मुसलमान धर्म स्वीकार किया है और क्रिश्चियन धर्म स्वीकार किया है। उच्च जाति के धर्मांतरण किए हुए हिंदू नीच जाति से जो है धर्मांतरण किए हुए हिंदू के साथ समता का व्यवहार नहीं करते थे। दलित हिंदू धर्म में हो या मुस्लिम धर्म में हो या क्रिश्चियन धर्म में हो या सिख धर्म में हो, किसी भी धर्म में हो, वो उसका शोषण हो रहा है। वो दुयम भूमिका ही निभा रहा है। दलित किसी धर्म की नहीं, किसी देश में भी हो, केवल दलित क्या हिंदुस्तान में ही है ऐसा नहीं है। दलित भारत में है, पाकिस्तान में है, बांग्लादेश में है, श्रीलंका में है, यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया में भी है। किसी भी देश में दलित हो, वहां उसकी प्रताड़ना हो रही है और उसका शोषण हो रहा है। दलित एक भाषा में नहीं, दलित एक प्रदेश में नहीं है,
दलित एक धर्म में नहीं है, दलित एक वंश में भी नहीं है। भारत मूल के जैसे दलित है, वैसे अमेरिका में जो अफ्रो अमेरिकन काले लोग हैं, उनको भी वहां उनको संघर्ष करना पड़ा है। आज भी उनको ब्लैक लाइव्स मैटर इस प्रकार का बड़ा आंदोलन हुआ वहाँ। कालों पर भी बड़ा अत्याचार होता है अमेरिका में। ऑस्ट्रेलिया में भी अब ओरिजिनल लोगों पर सताया जाता है, इंडिजिनस लोगों पर गोरों ने बहुत अत्याचार किया है। मुझे ये कहना है कि दलित, एबोरिजिनल और काले, ये तीनों अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक आ रही है, एक आ रहे हैं। उसमें एक सॉलिडिटी निर्माण हो रही है, बंधुता और भाईचारा की बात हो रही है। मुझे लगता है कि आगे आने वाले काल में जो सब दलित है, शोषित है, पीड़ित है, वो एक आएंगे। केवल हम दलित के बारे में बोल रहे थे, हम अब आदिवासी के बारे में बोल रहे हैं, और भोजन के बारे में बोल रहे हैं, कालों के बारे में बोल रहे हैं, और इंडिजिनस के बारे में बोल रहे हैं। जिनको सताया गया है, जिनका एक्सप्लॉइटेशन किया गया है, वो सब एक आएंगे, एक हो जाएंगे और इस व्यवस्था को बदल डालेंगे। मुझे लगता है कि हमारा साहित्य में जो मानवाधिकार की बात है, मेन स्ट्रीम के साहित्य में मनोरंजन की बात है, हमारा साहित्य आगे चलकर मेन स्ट्रीम बनेगा और भारतीय साहित्य का, विश्व साहित्य का चेहरा बदल कर रखेगा। सनातन में इसकी एक नींव रखी है। सनातन कादम्बरी इस सुंदरता की, इस दिशा की तरफ एक मिली निर्देश करता है। जी सर, बहुत सही आपने कहा। सर, कहा जाता है कि हमारे देश और दुनिया में धर्म तो बदला जा सकता है, लेकिन जाति नहीं बदली जा सकती। ये बहुत दुर्भाग्य वाली बात है। जी सर, मैं आपके जीवन के बारे में जानना चाहूंगी कि बचपन से ये सरस्वती सम्मान तक पहुंचने का सफर, 40 किताबें लिखने का सफर, इसके बीच का जो संघर्ष है सर, वो मैं आपका थोड़ा सा जानना चाहूंगी। किस संघर्ष में? हमने बहुत संघर्ष किया है। इतना जीवन जीने के लिए खूब संघर्ष। दलित को केवल एक ही संघर्ष नहीं करना पड़ता है, व्यक्ति के तौर पर करना पड़ता है, कार्यकर्ता के तौर पर करना पड़ता है, जहाँ नौकरी करते हैं वहां संघर्ष करना पड़ता है, लेखक के रूप में भी संघर्ष हमारी जिंदगी है। संघर्ष के बिना हम जी नहीं सकते। मुझे कई बार सुनना पड़ता है कि जीने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है। हमारे दलित को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं, जीने के लिए संघर्ष की जरूरत है। संघर्ष के बिना हम जी नहीं सकते। हाँ, जीने भी नहीं देते। सताया जाता है, भगाया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है। तो इसको सरवाइव करने के लिए हमें संघर्ष करना ही पड़ता है, और संघर्ष हमारा जीने का तरीका है। हम आनंद को भी संघर्ष से ही लेते हैं। ऐसा इस प्रकार का हमारा जीवन है। संघर्ष हमारा जीवन का नाम है, और मुझे लगता है कि सहज जीवन, सुंदर जीवन दलित को इस देश में आज के अवस्था में जीने को नहीं मिलता है। इसका और कुछ साल जाने पड़ेंगे। जी सर, आपके अनुसार आज बहुजनों के सामने सबसे बड़ी चुनौती कौन सी लगती है? आपने तो बहुत सारी चीजें बता दी, लेकिन अगर मैं जानना चाहूँ तो देखो, आरक्षण आज का एक बर्निंग पॉइंट है। आदिवासियों का आरक्षण है, अनुसूचित जाति जमातियों के साथ साथ बहुजन, ओबीसी, मंडल आयोग, ये आरक्षण दिया है कि मंडल आयोग, SC/ST का आरक्षण, आदिवासियों का आरक्षण, ये सब आरक्षित जातियां हैं। ये कभी भी एक मिलती नहीं है। इनके आपस में बातें नहीं होती है। दलित आदिवासी में बात नहीं होती है, दलित बहुजन में बात नहीं होती है। ये तीनों एक साथ आना चाहिए। जिनको आरक्षण मिलता है, वो सब जातियों का हित, सब जातियों का इंटरेस्ट एक है। मगर ये जातीय व्यवस्था ने इनमें भी दरारें निर्माण की है। आदिवासी अलग, हम अलग है बोलते हैं, दलित अलग है बोलते हैं, बहुजन ओबीसी वाले अलग बात कर रहे हैं। ये बटे हुए हैं, गुटों में बटे हुए हैं, और इनमें और ओबीसी वालों के और उसमें उनके आपस में गुट है, दलितों में भी गुट है और आदिवासी में गुट है। ये गुटबाजी के कारण बहुत नुकसान हो रहा है। एक ठीक है, गुटबाजी के कारण
एक फायदा भी हो रहा है, हर गुट प्रश्न लेकर लड़ता है, हर गुट झगड़ता है। एक फायदा होता है कि जनतंत्र की भावना निर्माण होती है, स्पर्धा की भावना निर्माण होता है, हर गुट अपना अपना अस्तित्व टिकाने के लिए लड़ता है। गुट होना जितना लाजमी है उतना नुकसान करने वाली भी बात है। मुझे लगता है कि इनमें संवाद हो, गुट जितने भी होने दो, पर उनमें संवाद होना चाहिए। हमारे में संवाद नहीं हो रहा है, ये बहुत बड़ी विचित्र व्यवस्था है आंदोलन के लिए। और आरक्षण आरक्षण है, कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, आरक्षण की इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती है। वो ओबीसी की इतनी जगह खाली पड़ी है और उस जगह पर दूसरे ओपन के कैंडिडेट काम कर रहे हैं। एससी एसटी के जगह पर दूसरे ही फर्जी कास्ट सर्टिफिकेट लेते हैं और वो काम कर रहे हैं। मुझे दलित को, आदिवासी को, बहुजनों को जो आरक्षण मिला है वो सही उनको मिलता तो बहुत सामाजिक बदलाव होता, मगर संविधान ने उनको जो आरक्षण का हक दिया है वो छीना गया है, उनको आरक्षण नहीं दिया गया है और इसके कारण उनका बहुत नुकसान हुआ है। मुझे लगता है कि उनको आरक्षण जो दिया गया है वो देना चाहिए था, वो नहीं दिया गया है और अब आरक्षण बंद करने की बात उठा रहे हैं। नहीं तो ऊंची जाति भी आरक्षण मांग रहे हैं, आरक्षण को भटका रहे हैं। ये बहुत अगले आने वाले काल में हमें संघर्ष का विषय हो सकता है। इससे हमारे आदिवासी में, दलितों में, बहुजनों में और दूसरी जातियों में संघर्ष छिड़ सकता है, ऐसा मुझे लगता है। सर, लगातार जो है आरक्षण पे हमले होते जा रहे हैं और निजीकरण किया जा रहा है, तो सर इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? निजीकरण को हम रोक नहीं सकते, निजीकरण तो बढ़ेगा ही, क्योंकि वैश्वीकरण में निजीकरण आएगा ही। हम निजीकरण को रोक नहीं सकते, तो निजीकरण में हमें आरक्षण मांगना एक बात है कि निजीकरण में आरक्षण दे दो। मुझे जो निजीकरण नहीं था, गवर्नमेंट सब जगह आरक्षण देती थी, तब भी हमें आरक्षण नहीं मिला, वहाँ सब फर्जी लोग भर गए। प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, उसमें भी आरक्षण मांगेंगे तो वहां भी फर्जीवाड़ा चलेगा। मुझे लगता है कि दलितों को कुछ अलग सोचना होगा इसके संदर्भ में। केवल दलित आज शिक्षा में आगे है, आंदोलन में आगे है, ये दो क्षेत्रों में दलित आगे है। हम खेल में नहीं है, हम सिनेमा में नहीं है, हम स्पोर्ट्स में, हम खेल में नहीं है, सिनेमा में नहीं है, संगीत में नहीं है, विज्ञान में नहीं है, हमारा रिप्रेजेंटेशन वहाँ नहीं है। हमारे युवकों को जीवन के हर क्षेत्र में आगे आना होगा। केवल आंदोलन करना और केवल लिखना, ये दो ही क्षेत्र हमारे नहीं है। और तीसरा, हम नौकरी चाहते हैं क्या? नौकरी के लिए हम दलित और आदिवासी का जन्म हुआ है, ऐसा नहीं है। हाँ, हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आगे आनी चाहिए और नए नए तरीके। हमारे केवल दलित लेखक लिख रहा है और दलित कार्यकर्ता लड़ रहा है, मगर दलितों के जीने के लिए आगे आने वाले जो चैलेंजेस है उसको ध्यान में रखकर हमें आगे किस प्रकार का जीना चाहिए, किस प्रकार का हमारे समाज का विकास करना चाहिए, ये कोई नहीं बोल रहा है। ये बहुत बड़ी खामियां हमारे में है कि आगे वैश्वीकरण में, प्राइवेटाइजेशन में दलित को किस किस क्षेत्र में काम करना होगा, कहाँ हमें रोजगार के अवसर निर्माण होंगे, उसके लिए हमें काबिल होना चाहिए। केवल आरक्षण एकमात्र ही हमारा उपाय, हमारा औजार नहीं हो सकता है। सर, संविधान पर भी लगातार हमला हो रहा है, हमेशा कहा जाता है संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है। तो सर, क्या लगता है आपको, संविधान सच में खतरे में है या सिर्फ ये कहा ही जाता है? देखो, संविधान में कितनी बार अमेंडमेंट हो गई है, देखो हर अमेंडमेंट संविधान पर खतरा ही होती है और इस प्रकार की बहस होती है। मुझे लगता है कि संविधान पर खतरा नहीं है। ये तो एक पॉलिटिकल गेम है, जहाँ कांग्रेस बीजेपी पर हमला करेगी, संविधान बदल रहे हैं, और बीजेपी कांग्रेस पर हमला करेगी।
हाँ, संविधान बदल नहीं सकते, संविधान इतने आसानी से बदला नहीं जाता। केवल एक अमेंडमेंट करने के लिए भी बहुत बड़ी प्रोसेस बताई गई है। उस प्रोसेस के मुताबिक ही संविधान बदली जाती है। ऐसा संविधान एक दिन में कोई भी सत्ता बदल नहीं सकती है, एक दिन में नहीं, 5 साल में भी नहीं बदल सकती है। संविधान कोई बदलने की चीज नहीं है, नाम की पार्टी बदल दो, शहर का नाम बदल दो, इस प्रकार का वो डॉक्यूमेंट नहीं है। संविधान एक प्लान है, एक नक्शा, एक डिजाइन है कि इंजीनियर जिस प्रकार एक प्लान बनाता है कि बिल्डिंग किस प्रकार की हो, किस प्रकार की बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो। संविधान वो है कि राष्ट्र का निर्माण किस प्रकार करना है। भारत एक नया राष्ट्र निर्माण हो रहा है, वो किस प्रकार का भारत निर्माण होना चाहिए, और ये नया भारत निर्माण होने के लिए यहाँ के लोगों को अपना क्या कंट्रीब्यूशन देना चाहिए, किस प्रकार का बर्ताव करना चाहिए, इसका तफसील संविधान में है। वो मुझे लगता है कि यदि संविधान को बदल देंगे तो हम आजादी के पहले का जो भारत था, हाँ, सरंजाम शाही का भारत, राजा रजड़ों का भारत, जो एक दूसरों पर हमला करना, एक दूसरों के साथ लड़ाई करना और लूट करना, उस प्रकार के अवस्था में जाएंगे। हम 21वीं सदी छोड़कर 16वीं सदी में प्रवेश करेंगे। मुझे लगता है कि संविधान ही हमें आगे लेके जाएगा और नया राष्ट्र निर्माण करने की वही एक दिशा है, उसको हम बदल नहीं सकते।